नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा और हमारे साथ हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ राहुल महाजन जी हैं। महायुति की महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है, ये तय हो गया। जो रुझान सुबह आ रहे थे वो रिजल्ट में तब्दील हो चुके हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभर रही है। बात झारखंड की करें तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस चुनाव परिणाम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम राहुल जी के साथ। राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल जो दर्शकों के मन में है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का जादू तो चल गया, लेकिन इस जादू चलने के पीछे वजह क्या है? कोई 5 ऐसे बड़े कारण जो आपकी नजर में है, जिससे आपको लगता है कि ये वो 5 कारण थे जिसके कारण महायुति की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उठी है। देखिए, कुछ कारण तो समझ में आते हैं कि अगर महायुति ने कुछ ऐसी स्कीम लगाई जैसे महिलाओं को जिसमें पैसा मिल रहा था, अगर महायुति ने ये कहा कि जो है वो किसानों का ऋण माफी की बात की, उस तरह की बात की, वो तो समझ आते हैं कि लोगों को समझ आया होगा, उनको ये लगा होगा कि ये सरकार जो है डायरेक्ट पैसा देगी। उसका जो है आजकल राजनीति में डायरेक्ट पैसा देना में काफी फायदा नजर आता है पार्टी को, तो शायद ये एक कारण रहा। अगर हम बात करें बाकी कारणों की, तो लोकसभा के चुनाव अभी हुए थे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत देर पहले चुनाव हुए थे। उसमें अगर मराठा वर्सेस ओबीसी का कारण था, तो क्या वो कारण हट गया? ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव उन्हें अलग अलग किए। दूसरी चीज बात आती है कि क्या वहां पर जो किसानों की बातें थी, किसान चाहे वो आप जो प्याज उगाने वाले किसान थे, जो सोयाबीन उगाने वाले किसान थे, कोशिश सरकार ने की सोयाबीन को लेकर, उन्होंने कई तरह के आश्वासन दिए, लेकिन विपक्षी जो है एमडीए जो है महाविकास अघाड़ी को, उसने भी आश्वासन दिए हुए थे, तो क्या वो एक कारण बना? अब ओबीसी वोट जो है, क्या वो फिर एक बार बीजेपी के साथ गया? ऐसा लगता है कि वो एक साथ बीजेपी के साथ गया। दूसरी चीजें ये है कि क्या जो शिवसेना उद्धव ठाकरे को क्या उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया? देखिए, अगर मैं उद्धव ठाकरे गुट और जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को मिला के देखूं तो 72 सीटें वो ले गए। पिछली बार से ज्यादा, अगर 2019 में एक साथ की शिवसेना, उससे कहीं ज्यादा सीटें वो लेके गए। अगर मैं कांग्रेस का वहां पर ग्राफ देखूं तो कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, 13 सीटें उन्होंने ली। इस बार जो है कांग्रेस जो है वो लगभग 23 सीटें लूज कर रही है, 20 सीटों के आसपास रह गई। तो जो दिखाई देता है वो ये है कि एक तरह मतलब एक किसी कारण से, जो कारण अभी हमें पता भी चलेंगे, किसी कारणों से एक तरफ जो है लोगों ने वोट किया है और वो महायुति के लिए वोट किया है। महायुति के सारे घटक अगर आप देखेंगे, सभी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बीजेपी को ऑफकोर्स फायदा हुआ 101, जहां तक मुझे याद है 105 से 101 पिछली बार थे। इस बार इस बार 130, इस बार 130 जो है बहुत ज्यादा फर्क आया। और ये कांग्रेस का वोट जो वो है सीटें है वो ज्यादा जो है वो लगता है कि वो बीजेपी के पास गई। तो बिल्कुल जीत है और उनको बधाई देनी चाहिए, लेकिन ये कारण क्या रहे इस जीत के, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत खराब था बीजेपी का। अगर बात करेंगे लेगेसी क्लेम करने की, दो बड़े लोग, एकनाथ शिंदे साहब लेगेसी क्लेम कर रहे हैं शिवसेना की। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि पवार साहब, अजीत पवार साहब, वो क्लेम करते हैं लेगेसी शरद पवार साहब की। तो जो मैंडेट यहाँ पर मिला है, चाहे हम शिवसेना एकनाथ शिंदे की बात करें, चाहे अजीत पवार एनसीपी की बात करें, तो जो लेगेसी क्लेम करने की ये बात कर रहे हैं, क्या जनता इसे स्वीकार करते हुए दिख रही है क्या? मैं फिर आपको बोलूंगा विधानसभा और लोकसभा चुनाव, क्या विधानसभा चुनाव जो है लोकसभा चुनाव से इतने दूर है? शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है, क्या हुआ उसका लोकसभा चुनाव में? और अब जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, उसका बेहतरीन प्रदर्शन है उसका। अगर सिमिलरली आप देखें तो एनसीपी जो अजीत पवार, उसका बारामती में वो लोकसभा में चुनाव में उनकी पत्नी खड़ी हुई, वो हार गई। इस बार बारामती में खुद अजीत पवार जीत गए। तो क्या कहा जा सकता है कि लक्ष्य किसी एक की? लेकिन अजीत पवार साहब उस सीट से जीते जो सीट शरद पवार साहब की परंपरागत सीट थी, और किसी और को नहीं, भतीजे को उनको हराया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन शरद पवार अपनी बेटी को जिता के ले गए थे। लोकसभा में जिता के, क्या हम माने कि जो शरद पवार हैं
उन्होंने इस बार कम दम लगाया, उस वक्त ज्यादा लगाया था। तो लेगेसी का जो पेच है वो अभी भी फंसा रहेगा, बिल्कुल फंसा रहेगा, लेकिन हाँ ये बात साफ है कि लोगों के मन में एक सवाल तो जो आपने पूछा वो बिल्कुल साफ है कि क्या शिवसेना जो है, देखिए शिवसेना के लिए ये एक प्रॉब्लम भी है। शिवसेना अगर बात करेगी कांग्रेस की तरह कि वो हिंदुत्व से हटकर, जो कि उसका मेन प्लैंक रहा है, उससे हटकर वो ये कहे कि हमें जो है मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन चाहिए, हम उसके साथ भी हैं, तो शिव सैनिक जो है मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा समर्थन करेंगे नहीं इस पूरी बात का। हम जानते हैं कि शिवसेना की जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है, बाला साहब ठाकरे ने क्या क्या हिंदुत्व के बारे में कहा है, उन्होंने क्या मुस्लिम समुदाय के बारे में कहा है, हम सब देखा है। तो ऐसे में क्या शिव सैनिक जो है वो सच में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उसको उसके इस नए जो चेहरा है उसे बचा पाएंगे, ये सवाल तो बार बार उठते हैं। लेकिन लोकसभा में नेचुरली उस तरह का ना कैंपेन था जिसमें हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हुआ था। कैंपेन इस बार जो था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरह का कैंपेन जो किया गया उसके कारण क्या बहुत ज्यादा पोलराइजेशन इस चुनावों में हुआ है, ये भी देखने की बात है। आपको क्या लगता है सर कि जो योगी आदित्यनाथ साहब का था जिसमें वो कहा, उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, या फिर मोदी साहब ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका चुनाव पर असर पड़ा? मैं ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव में तो असर दिखाई देता है इसका। अगर एक नारा जो सबसे ज्यादा बोला गया वो यही था नारा कि अगर हम मतलब बटेंगे तो कटेंगे। अब वो नारा सबसे ज्यादा था, वो तो बाद में जो है ये बात आने लगी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो बात की बात है। पर मेन नारा जो है इन चुनावों में वो तो यही, चाहे उत्तर प्रदेश आप मान लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र मान लीजिए, मैं कहूँगा झारखंड में भी यही नारा लग रहा था। और उसकी एक्सटेंशन ये थी कि झारखंड में बीजेपी ने ये कोशिश की कि जो घुसपैठिए हैं वो जो है जो ट्राइबल्स हैं उनकी जमीनें हथिया रहे हैं, उनकी बेटियों से शादी कर रहे हैं, यही सब बातें हो रही थी। तो वहां पे भी तो यही कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं ट्राइबल्स और जो मुस्लिम समाज है उसके बीच में रिफ्ट पैदा की जाए, क्योंकि वो एक साथ वोट कर रहा था लोकसभा में, जिसके कारण बीजेपी की 26% वहां पर आदिवासी जो ट्राइबल है उनके वोट है। झारखंड में 11% के करीब मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो हुआ नहीं। एक जो इस पूरे, अगर हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, सुबह से भी बयान जो लोग आ रहे हैं, जो एक चर्चा हो रही है योजना की, वो है लाडली योजना। राहुल जी, आपको लाडली योजना को लेकर क्या लगता है कि इससे जमीन पर कितना ज्यादा प्रभावित किया? क्योंकि इस बार हमने देखा कि जो महिला मतदाता थी वो मुखर होकर वोट करने आई थी, बड़ी तादाद में महिलाओं ने इस बार वोट किया। देखिए, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि इस तरह की योजनाएं जो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाती हैं वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। अगर हम इसी को मध्य प्रदेश के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में देखें तो लाडली बहन योजना ने जो है मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव जो है वो बीजेपी के पक्ष में कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जो है हर जगह जो है लाडली बहन योजना का जो है जिक्र करते हैं आपको दिखाई। तो ये जो योजना यहाँ पर महाराष्ट्र में इसका दूसरा स्वरूप जो लागू किया गया वो बिल्कुल सार्थक, 1500 रुपए हम जो है महिलाओं को देंगे। ये बात जरूर है कि महाविकास अघाड़ी ने उसको काउंटर करने की कोशिश की कि 3000 रुपए हम देंगे महिलाओं को, लेकिन एक बात थी कि जो मिल रहा था और एक बात थी जो मिल सकता था। तो विश्वास की बात है कि महिलाओं ने ये विश्वास रखता है कि अगर देखिए इसके आंकड़े आने पर ज्यादा चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या महिलाओं ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज्यादा वोट किया, और ज्यादा वोट किया है तो क्या बीजेपी के फेवर में वोट किया है, ये थोड़े दिनों में साफ हो पाएगा जब इसके आंकड़े जो है हमारे सामने आएंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो ये जो फ्रीबी की पॉलिटिक्स है ये हमारे देश में और ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम बात यहाँ पर आरएसएस की करें तो महायुति की जीत में आरएसएस का कितना बड़ा योगदान आपको? बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, अगर हम बात करें विदर्भ की बात करें या मराठवाड़ा की बात करें, दोनों ही ऐसे इलाके थे जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पे थी। बीजेपी को ये लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको वहां पर बिल्कुल समर्थन प्राप्त नहीं हो, बहुत कम समर्थन वहां पे मिला है, उसके कारण कहीं ना कहीं एक घबराहट थी। और खासतौर से विदर्भ के इलाके में जो है एक तरह से किसानों का मुद्दा भी बहुत मुखर था वहां पर, सोयाबीन की बात हो या बाकी हो, तो वो मुखर मुद्दा था। ऐसे में जो संघ है उसने इस बार बहुत बढ़ चढ़ के इस चुनावों में हिस्सा लिया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो, विधानसभा उपचुनाव की, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव। और दूसरा ये भी हम जानते हैं कि नागपुर जो है वो साख है क्योंकि वहाँ पे हेडक्वार्टर है आरएसएस का, और कोशिश ये रहती है कि वहां पर जो है उस पूरे इलाके में, नागपुर के इलाके में और सारे पूरे उस इलाके में
कुछ भी हो जाए जो है बीजेपी जो है बेहतर प्रदर्शन करे। ये भी बात हम कह सकते हैं कि उस पूरे एरिया में जो है बीजेपी की एक तरह से बहुत ज़्यादा वापसी भी है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का भी प्रभुत्व काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये माना जा सकता है कि आरएसएस ने जो ग्राउंड पे काम किया, जो लोगों के पास जाके उनको बाहर निकाला, उसके कारण ही बीजेपी को एक फ़ायदा हुआ और वो बड़ा फ़ायदा रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बात की बहुत ज़्यादा समीक्षा की गई थी कि क्या संघ और बीजेपी के भीतर जो है वो कोई मनमुटाव था, जिसके कारण संघ ने अपने हाथ या अपना काम जो है पीछे खींच लिया था और बीजेपी को कहा था अगर आप जीत सकते तो जीत लीजिए। तो उसका परिणाम हमने देखा है और उसके बाद ये भी देखा है कि किस तरह का बैठकों का दौर चला संघ के साथ और बीजेपी के भी नेताओं के साथ, और उसके कारण माना जा सकता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा रहा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, नतीजे आ रहे हैं, तो महाविकास अघाड़ी की जो गाड़ी है वो कहाँ फंस गई राहुल? क्या आपको लगता है क्यों ये गाड़ी फंस गई? ये बड़ा साफ है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो जहां तक समझ आता है वो हिंदुत्व का नैरेटिव जो बीजेपी का है, जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो नैरेटिव बीजेपी ने चुनावों में रखा है, उसको कहीं काउंटर नहीं कर पाई। और दूसरा ये भी देखने की बात होगी कि कई सीटों पर क्या मुस्लिम वोट बटे। हम जानते हैं औरंगाबाद का जो इलाका है या उस साइड एआईएमआईएम जो है उसने कैंडिडेट्स जो खड़े किए 16 सीटों पर 16 सीटों पर, हाँ, उसमें क्या मुस्लिम वोट बटा है, जिसके कारण जो है वो महाविकास अघाड़ी को नुकसान हुआ है। क्या मराठा वोट जो है वो जो है वो महाविकास अघाड़ी के पास नहीं गया, क्या उसके कारण भी महाविकास अघाड़ी को लॉस हुआ है। दूसरी तरफ क्या ओबीसी ने एकजुट होकर बीजेपी के लिए वोट किया है, कंसोलिडेशन हुआ है उन वोटों में, ये बात है। जहां तक मुंबई का इलाका है, मुंबई सिटी का या मुंबई सबर्ब्स का इलाका है, उन इलाकों में जो सीटें हैं 30 से ज्यादा सीटें उस इलाके में हैं, उन इलाकों में क्या जो आउटसाइडर है, क्योंकि 40% मुंबई की बात करेंगे तो 40% जो है बाहर के राज्यों से वहां पर आके बसे हुए लोग हैं, क्या वो 40% लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम जब इन सारी चीजों पे बैठेंगे तो ये सारी चीजों के आंकड़े आएंगे तो हमें समझ आएगा कि कहाँ पे क्या। आपने मराठवाड़ा का जिक्र किया, मराठा आंदोलन की भी बात कर लेते हैं। क्या मराठा आंदोलन का जो प्रभाव था वो इस चुनाव में नहीं दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा। अगर वो प्रभाव दिखा होता तो मराठवाड़ा की तस्वीर जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखती। आपने उनको देखा कि वो बीजेपी को जरूर खोज रहे थे, लेकिन वो जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे। तो लेकिन उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था, जहां तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल, और उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो है वो एक एज हो सकता है कि जो शिवसेना एकनाथ शिंदे है उसको मिला। महाविकास अघाड़ी चाहती थी कि मनोज जरांगे जो है वो चुनाव लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े और इसका फायदा यहाँ पर महायुति। बिल्कुल लगता है क्योंकि अगर वो जो है ओबीसी की नाराजगी बीजेपी जो है वो काउंटर करने में या उनको संभालने में कामयाब भी लगती है, और दूसरी तरफ जो मराठा वोट है वो भी लगता है कि वो बटा होगा। इसी कारण से मराठवाड़ा में जो नतीजे हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी और महायुति को जो है साइडलाइन किया। क्योंकि आपने लोकसभा का जिक्र किया राहुल सर, तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी और एनडीए गठबंधन को एक बड़ा बूस्ट मिला था, बड़ी सफलता महाराष्ट्र में मिली थी। लेकिन वो सफलता, वो करिश्मा था, वो दोहरा नहीं पाए और ये बूस्ट जो था वो कमजोर पड़ता गया। हमने लास्ट पल वो भी देखा था कि जब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, उसके बाद भी महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था। आखिरी मोमेंट तक उनके यहाँ सीटें फंसी हुई थी। देखिए बड़ा नैरेटिव क्या इस बार बड़ा चेंज आपको दिखाई देता है। जहां तक लोकसभा चुनावों की बात की तो ज्यादा जो नैरेटिव था वो था संविधान जो है वो बदल देगा, ये आरोप था कांग्रेस का और जो विपक्षी दल थे उनका। दूसरा जो था वो जातिगत राजनीति के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही थी। जो है सेंसस है उसमें ये कहा जा रहा था कि इस तरह से गणना होनी चाहिए जिसमें जातियों के बारे में गणना हो कि कौन सी जाति कितनी है, ताकि उसके हिसाब से जिसका जितनी हिस्सेदारी उसको जो बातें हो। तो ये जो सारी बातें थी, यहाँ से अब का नैरेटिव जो है वो पूरी तरह से अलग। यहाँ पर जो एक बड़ा नैरेटिव जो सामने आया था वो था अगर बटेंगे तो बटेंगे। ये नैरेटिव जो है पूरी तरह से जो है, अगर मुझे लगता है ये काम किया। बीजेपी के लिए पहले भी हिंदुत्व का नैरेटिव काम करता रहा है और हमने देखा है कि किस तरह से राम मंदिर का जब आंदोलन शुरू हुआ था तब से अब तक बीजेपी जो है हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व की राजनीति करके हमेशा फायदे में रखी है।
इस बार भी जो नैरेटिव था वो काम किया लग रहा है, और शायद इससे बीजेपी के इस जो ये पर्टिकुलर तरह की राजनीति है इसको और बल। एक बड़ा सवाल जो इस समय दर्शकों के मन में भी होगा, वो मेरे मन में भी है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुझे जहां तक लगता है बीजेपी जो है वो पूरी तरह से, क्योंकि उनके 130 जो नंबर उनका है वो पूरी तरह से उनको हक देता है कि वो मुख्यमंत्री का पद अपने पास है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो है, देखिए अगर आप इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा स्पीचेस को फॉलो कर रहे होंगे तो जो गृह मंत्री है उनकी जो महाराष्ट्र में स्पीच है उनमें आपने देखा होगा कि उन्होंने स्पीच में ये कहा, बोला या कहीं पे ये कहा कि जो इस बार जनता है वो महायुति को चाहती है और वो देवेंद्र फडणवीस को, ये उन्होंने कहा। जबकि दूसरी साइड ये जरूर बात की कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक थे उनका ये कहना था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बीजेपी अपना हक इस बार मुझे नहीं लगता छोड़ेगी और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री। राहुल सर, आपको क्या इस बात को लगता है कि जिस तरह से हमने देखा कि मोहन यादव का नाम अचानक आ गया, मोहन यादव चौथी पंक्ति में बैठे हुए थे, अचानक आ गया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या उस तरह का कोई नाम महाराष्ट्र की सियासत में आएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ ही होगी? मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी को जाना चाहिए। उन्होंने उनके नेतृत्व की जीत भी है, उनके चेहरे की भी जीत है ये कि वो भाई सबसे बड़ा चेहरा वही थे। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे और लोग हैं जिनकी बात की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री भी वहां पर हैं जो जिनके ऊपर बात की जा सकती है, वो भी, और ये भी माना जाता है कि वो संघ के करीबी भी हैं, तो कहाँ से बात हो सकती है। लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी जो संगठन है वो सरप्राइज भी करता है आपको, कोई ऐसा नाम लेके आता है जो कि संगठन का व्यक्ति होता है लेकिन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं होता। तो ऐसा महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है अगर महाराष्ट्र में इस तरह की खींचतान हो रही होगी, मुख्यमंत्री जो है वो उसको लेकर अगर बीजेपी के भीतर और सहयोगी दलों में कोई खींचतान